हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससी उत्तम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग 25 सितंबर से जो बिहार बोर्ड के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है, उसमें हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। और देख लो रे बाबू, दो आवेश के बीच लगने वाला बल का फार्मूला पढ़ा होगा। F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही जो एप्सिलॉन नॉट है रे बाबू, इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरावैद्युतांक। अगर देखो यहाँ से हम अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहें तो देखो इस प्रकार से मिलेगा। एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, नीचे आएगा, यानी कि Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। देखो रे बाबू 4π कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का कोई यूनिट नहीं होगा, तो हम इसको क्या कर दिए? हटा दिए। अब देखो इसका यूनिट निकालो। आवेश है तो कूलम, आवेश है तो कूलम, बल है तो न्यूटन, दूरी है तो मीटर स्क्वायर। कहा गया C2 n-1 m-2। ऑप्शन ढूंढ रहे कौन है? C2 n-1 m-2। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि संधारित्र होता कैसा है। तो देखो रे बाबू, संधारित्र हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं? दो गो हम लोग लंबवत एक मतलब रेखा लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? संधारित्र है तो एक ऊपर प्लस आवेश, तो जो दूसरा का होगा जो इन अंदर वाला भाग में माइनस होगा, इसके आकर्षण के कारण प्लस वाला जो होगा इसके बाहर चला जाएगा। प्लस वाला को हम लोग अर्थ से जोड़ देते हैं, सारा प्लस वाला है वो अर्थ में चला गया, तो ये जो जितना भी प्लस है उतने माइनस होगा और मिल करके पूरा क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। यानी कि अगर आवेशी संधारित्र है तो प्लस और माइनस मिल के पूरा समाप्त। ये भी प्लस था सब कहां चला गया? अर्थ में, तो कोई आवेश नहीं बचा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अब देखो रे बाबू कि अगर चालक, यानी कि कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा कि ना? तो गति करेगा तो मतलब का समरूप रहेगा, अपसरित रहेगा, अपमानित नहीं रे बाबू, त्वरित रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा? त्वरण के साथ आगे बढ़ते रहेगा। चलो कर ऑप्शन नंबर हो गया बॉल। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। देखो कहता है बाबू कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश, देखो इकाई धनावेश मतलब आवेश का मान क्या रखना है? 1। आवेश का मान क्या रखना है? 1। तो कहता है कि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं रे बाबू, और फाई बराबर होता है Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q का मान क्या रखेंगे? 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके चल जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट के पावर -1। ऑप्शन ढूंढो कौन है? चलो ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। देखो रे बाबू पढ़े होगा फॉर्मूला कि E बराबर होता है F/Q, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इकाई आवेश में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है। परमाणुकरण बोले मतलब क्वांटाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? क्वांटाइजेशन। यानी बोलो बाबू क्वांटाइजेशन क्या बोलता है? क्वांटाइजेशन के द्वारा हम फॉर्मूला लगाते हैं Q बराबर N, जहां N क्या रहता है? इंटेजर। N क्या रहता है? इंटेजर। इंटेजर कहने का मतलब है कि N का मान हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा, कोई फ्रैक्शन इस समय नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा। इसका कारण है कि अगर कोई पदार्थ दूसरा को इलेक्ट्रॉन देगा या कोई पदार्थ दूसरा से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो चाहे तो 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, पॉइंट मिलेगा कि 0.2 ले लिए, 0.3 ले लिए, यानी कि हमेशा क्या होगा? ही फ्रैक्शन में ही रहेगा। चलो ऑप्शन 3 पढ़ते हैं, इसका क्या ऑप्शन कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है कि आवेश
जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। अब तुम ही बताओ, कह रहा है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश है, देख रहे बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में, एक इलेक्ट्रॉन से का भी अंश कह रहा है, संभव है? तो बोलेंगे संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर धरा गया। एक आंसर कौन होने वाला है? ए। चलो, यानी कि देखो एक इलेक्ट्रॉन से भी काम संभव है नहीं, कोई कम से कम भी लेन देन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा? एक इलेक्ट्रॉन के करेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विद्युत क्षेत्र में रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, यानी विद्युत क्षेत्र में जो रेखा खींचते हैं विद्युत बल रेखाएं, उससे क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है? तो दिशा बिल्कुल सही है। आवेश की प्रकृति एकदम बता देंगे कि धन से ऋण जाएगा कि ऋण से धन जाएगा। क्षेत्र की शक्ति विद्युत बल रेखा देख के बता देंगे। अगर विद्युत बल का रेखा अगर नजदीक नजदीक है, एक मतलब कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति ज्यादा, अगर विद्युत बल की रेखाएं दूर दूर है मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति कम। यानी बताओ ये तीनों देखा जा सकता है कि ना? यानी कि एक आंसर कौन हो गया बाबू? डी, इनमें से सभी। वीडियो को लाइक कर देना, समझ लो मेहनत कर रहे हैं थोड़ा चलते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है। अब देखो बोल रहा है बाबू कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियम। अरे बाबू कई बार तो बोल रहे हैं कोई आवेश रहेगा, दोनों के बीच की दूरी हम आर कह देते हैं, तो लगने वाला बल को नियम कूलाम के नियम के द्वारा निकालते हैं कि ना? कहां पर कूलाम है? देखो तो ऑप्शन नंबर डी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो आर दूरी पर विद्युत विभव के मान का होगा बाबू? तो ऑप्शन पढ़ो। आर के अनुक्रमानुपाती होगा, आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होगा कि आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो देखो बाबू बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो आर के कैसा होगा रे बाबू? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अगर ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो देखो रे बाबू vd होता है जो E के क्या होता है? अंडर रूट के समानुपाती होता है, यानी vd समानुपाती रूट E। यानी ऑप्शन नंबर देखो तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट। कहता है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो कहता है बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? धारिता मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि सी से निरूपित करते हैं कैपेसिटी बाबू। कैपेसिटी सी बराबर होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यानी तुम खुद देखो कि सी है जो त्रिज्या के कैसे है? समानुपाती है। यानी कि सी और त्रिज्या में कैसा मतलब समानुपाती का संबंध है? तो देखो 64 को समरूप बूंदा लिया है। क्या बूंदा लिया है? 64। तो बताओ एक गो का 5 माइक्रोफैराड है, तो 64 बूंदा मिलाएंगे रे बाबू तो वॉल्यूम क्या होगा? देखो तो बताओ अगर वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और 64 को मिला दिया तो 64 गुने 4/3 पाई आर क्यूब। छोटका वाला को आर बोल रहा है और 64 को बूंदा मिलाने के बाद जो त्रिज्या बनेगा उसको क्या बोल रहा है? बड़ा आर। देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बताओ ये बड़ा आर क्यूब बराबर क्या बनेगा? तो बोलेगा 64 गुने छोटका आर क्यूब बनेगा। यानी बड़ा आर निकालेंगे तो अंडर रूट ओवर 64 गुने आर क्यूब। 64 को बाहर निकालेंगे 4, आर क्यूब को बाहर निकालेंगे आर, यानी कि आर बराबर क्या आ गया? 4r। यानी त्रिज्या देखो तो क्या हो गया? जब 64 बूंद को मिलाएंगे तो त्रिज्या कै गुना हो गया? 4 गुना। जब त्रिज्या 4 गुना हो गया तो देखो तो त्रिज्या 4 गुना होगा तो धारिता भी कै गुना होगा? 4 गुना होगा। तो धारिता पहले से कितना था? 5 माइक्रोफैराड और 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? डी। चलो अब नेक्स्ट। कहता है कि विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। तो बताओ विभव मापी कौन सी काम मापने के काम में आता है? वोल्टेज। बहुत क्वेश्चन है बाबू, एगो है विभव मापी, एगो है आमीटर। यानी विभव मापी से वोल्टेज और आमीटर से धारा। तो विभव मापी कौन सी के मापने में काम आएगा?
वोल्टेज के यानी विभवांतर के, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन हो गया? सी। अब चलो नेक्स्ट। कहता है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी स्थैतिज ऊर्जा होगी। बताओ, दूरी बढ़ावेंगे तो ऊर्जा घटेगा कि ना? तुम ही कोई आवेश की दूरी बढ़ा दो तो ऊर्जा कमेगा कि ना कमेगा? यानी कि नजदीक रहेगा तो ऊर्जा ज्यादा, और दूरी ज्यादा कर देंगे तो ऊर्जा क्या होगा? तो स्थैतिज ऊर्जा क्या होगा बाबू? घटते है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। चलो नेक्स्ट। कहता है 40 नंबर। कहता है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जा रहा है? श्रेणी क्रम में। तो कहता है कि R तथा 2R से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। क्या बोला है? उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। देखो रे बाबू, तो डायग्राम बना दे रहे हैं। क्या बोला है कि श्रेणी क्रम में R है एगो के प्रतिरोध, और एगो के प्रतिरोध कितना है? एगो के कितना है? 2R। और दोनों को हम क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ दिए हैं? श्रेणी क्रम में। बताओ, श्रेणी क्रम में धारा दोनों में सेम बहेगा कि ना? इसमें भी आई बहेगा, इसमें भी क्या बहेगा? आई। पूछता है कि ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? H बराबर फार्मूला होता है I स्क्वायर RT। तो बताओ, आई तो दोनों में से, लेकिन बताओ एगो में R रहेगा और एगो में क्या रहेगा? 2R। तो जकरा में प्रतिरोध ज्यादा ओकरा में उष्मा ज्यादा। यानी बताओ, प्रतिरोध दुगना तो ओकरा में उष्मा भी दुगना। तो बताओ, प्रतिरोध किस में दुगना है? बाद वाला में। पहले वाला में R, दूसरा वाला में 2R। यानी पहले वाला में 1 तो दूसरे वाला में 2। यानी एक ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। अब चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। अब देख लो, धारिता को अगर हम श्रेणी क्रम में लगाना चाहते हैं, धारिता लगा रहे हैं, धारिता को हम श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। कौन क्रम में लगा रहे हैं? श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। तो देखो ऐसे लगेगा, देखो ऐसे लगेगा। अगर हम धारिता को पैरेलल में लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगेगा। देखो इस तरह से अगर हम लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल में लगा रहे हैं। सी सबका मान रहेगा, रहेगा कि ना? देखो धारिता का सी। तो अगर बाबू श्रेणी क्रम में लगा देंगे तब क्या होगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब अगर श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3। देखो ये प्रतिरोध वाला के उल्टा होता है। प्रतिरोध वाला में श्रेणी क्रम लगाते हैं तो सब जुड़ जाता है, और समानांतर क्रम में लगाते हैं तो बट्टा में। और अगर संधारित्र वाला रहेगा तो क्या करना? उल्टा कर देना। यानी कि ओकर श्रेणी वाला फार्मूला समानांतर में और समानांतर वाला श्रेणी में। अब बताओ, अगर बताओ 2 2 4 और 6 6 मिलकर कितना बनेगा? अगर मतलब मान के चलो लगा देंगे पैरेलल में तो 6 6 मिलकर क्या बनेगा? 18। यानी एगो तो ऑप्शन में 18 रहना चाहिए। देखो 2 में 18 दे रहा है। अब बताओ, अगर एक रे हम क्या करेंगे? श्रेणी में लगा देंगे तो 6 को 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी 2 और 18 लगा के फार्मूला तुम निकाल देना। चलो आगे। कहता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 πt में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। देखो बाबू, मूल माध्य वर्ग को ही हम बोलते हैं IRMS। पूछता है कि IRMS का नाम क्या होगा? तो RMS का जो फार्मूला होता है वो होता है I0/√2। I बराबर बाबू जब इक्वेशन पढ़ा होगा तो I बराबर I0 sin ओमेगा t। अब बताओ, I0 इक्वेशन को इक्वेट करो। ऐसे इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना? यानी दोनों को इक्वेट करेगा रे बाबू तो I0 की जगह क्या थोड़ा दिखाई देगा? दिखाई देगा 60। तो रख दो IRMS बराबर यानी 60/√2। देखो ऑप्शन में कौन है? गलत है रे, ये वाला ऑप्शन गलत है। यानी कि एक आंसर कौन दे रहा है? तुम्हारे अनुसार 60/√2 दे रहा हो तो गलत है। एक सही आंसर क्या होगा? 60/√2। देख लो बाबू, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 60/√2। ये ऑप्शन में ना है, तुम ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बाबू। कहता है कि एलर परिपथ की प्रतिबाधा होता है। प्रतिबाधा को हम जेड से लिखते हैं और जेड बराबर फार्मूला होता है अंदर √r² प्लस ओमेगा² प्लस L²। यानी एक ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। चलो नेक्स्ट की ओर।
कहता है एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो देखो बाबू लूप में कहा है करेला, तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर I गुने एरिया। तो बताओ धारा आधा करेगा तो 1/2 हो गया धारा कहने का मतलब है, और त्रिज्या को दुगनी किया तो क्षेत्रफल 4 गुना, 4 गुना मैंने ओवरऑल देखो तो मोमेंटम का हो गया 2 गुना बढ़ गया, आघूर्ण दुगुना हो गया, आघूर्ण दुगुना हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक चौक कुंडली का स्व प्रेरकत्व तो 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। प्रीवियस में किए थे सॉल्व, अगर तू प्रीवियस का वीडियो देखा होगा तो इसको तू जल्दी सुन मार दिया होगा। एक ऑप्शन नंबर का होगा डॉग, फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, घर बैठ के सोल्व करना। विद्युत वाहक भी बराबर का होगा बाबू L di/dt। L का मान दिले है 5, कहां दिले 5 हेनरी, और di/dt का मान दिले है 2। रख देना, आंसर कितना आ जाएगा 10। चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो देखो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होगा रे बाबू 8.0 गुने 10 के पावर 22, 8.0 गुने 10 के पावर 22, ऑप्शन नंबर डॉग। चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के कालांतर कितना होगा रे बाबू? तो π/2, यानी ऑप्शन नंबर बॉल। चलो नेक्स्ट। कहता है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी, बड़ी कंफ्यूज कर दिया। तो पढ़ा होगा लेंस के बारे में कि लेंस को डुबाते हैं तो फोकस घटता बढ़ता है, अभी क्या बोल दिया है? दर्पण। दर्पण को कोई प्रभाव न पड़ेगा, घटेगी बढ़ेगी ना, आप समान रहेगी। क्या रहेगी बाबू? समान। चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। परावर्तन गुणांक मतलब कोई बाबू कि जितना से प्रकाश की किरण आएगा उतने से लौट जाएगा, मतलब परावर्तन गुणांक का होगा 1। कहता है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो देखो पार्थिव दूरदर्शी मतलब क्या चीज? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो क्या होता है बाबू पार्थिव दूरदर्शी में द्वारा बना प्रतिबिंब? तो बाबू काल्पनिक बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? सीधा बनेगा। चलो नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होगा। देख लो रे बाबू, कहता है एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज और धारा के बीच में क्या हो गया? शून्य होगा। क्या होगा? कालांतर शून्य। चलो नेक्स्ट। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा? देखो बाबू वोल्टेज द्वितीयक में बढ़ जाएगा अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और धारा का होगा कम जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बॉल। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक्स किरणें है, गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनायन है, कहता है गतिमान ऋणायन है। तो नहीं रे बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलो नेक्स्ट। कहता यदि क्वेश्चन नंबर 28 देखो, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। देखो रे बाबू, अब वर्तमान के फार्मूला म्यू बराबर तो पढ़ा होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, और म्यू बराबर फार्मूला 1/sin c। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8, और माध्यम में कह रहे थे तो x कह देना। बताओ sin c, c का मान कितना दे है? 30 डिग्री। रख देना, सॉल्व करना, आंसर आएगा 1.5 गुने 10 के पावर 8। ध्यान दो यहाँ 8 आएगा पर ऑप्शन में यहाँ 5 लिख ले हैं, इसको सही कर लेना। एक ऑप्शन नंबर का आएगा 1.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट। निकेल है, बताओ निकेल लोहा में सटता है कि ना? तो लोहा में सट गया मतलब लौह चुंबकीय है। कहता है चुंबकीय अम्योत्तर एवं भौगोलिक अम्योत्तर के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? तो चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। क्या बोलते हैं बाबू? दिक्पात कोण, यानी ऑप्शन नंबर बॉल। चलो नेक्स्ट। कहता है एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी
होगी। बताओ फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लगा लेगा। फॉर्मूला का हो गया बाबू 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये बराबर होता है। तो म्यू का मान देखो दिया हुआ कितना 1.5, r1 का मान कितना दिया हुआ है देखो उभयोत्तल बोला है मतलब दोनों उत्तल है, दोनों उत्तल है मतलब एगो का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस में कर देना, एगो का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर किस में कर देना माइनस में कर देना, यानी कि एगो का प्लस में और एगो का माइनस में रख करके पुट करना, तुमको आंसर कुछ ना कुछ आएगा। आंसर कौन आएगा जी इसका, ऑप्शन को मिले सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में आएगा, कौन है सेंटीमीटर में, यानी इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन कौन सी भौतिक राशि समान होगा, यानी कि दोनों का वेवलेंथ क्या है समान है। अगर वेवलेंथ समान है रे बाबू इसका मतलब है कि एकरा में संवेग भी क्या होगा समान होगा। चलो नेक्स्ट। कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है, बोलो रे बाबू मंदक का क्या कार्य है, तो मंदक का कार्य होगा इलेक्ट्रॉन की गति मंद करना, तीव्र करना, इलेक्ट्रॉन की गति क्या करना मंद करना। चलो नेक्स्ट। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर हम पी प्रकार के अर्धचालक बना रहे हैं तो अशुद्ध तत्व के रूप में क्या मिलाएंगे इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए बोरॉन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बोरॉन। चलो नेक्स्ट। कहता है डायोड का उपयोग किया जाता है कुछ में दृष्टकारी की तरह, किसके तरह दृष्टकारी की तरह। कहता है कि 25 की द्विआधारी समतुल्य है। देखो रे बाबू बाइनरी में चेंज करे बोला है, बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं, अगर कोई भी संख्या है तो पहला संख्या उसका बताएगा 2 के पावर 0, दूसरा का बताएगा 2 के पावर 1, तीसरा का बताएगा 2 के पावर 2, चौथा बताएगा 2 के पावर 3, पांचवा बताएगा 2 के पावर 4, इस प्रकार से। तो देखो 1 है तो 1 क्या बताएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 1। दूसरा वाला को देखो 0 है तो 0, तीसरा वाला 0 है तो 0, चौथा वाला देखो 1 है तो चौथा जगह 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 8, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 8। ये वाला कितना रहेगा बाबू 2 के पावर 4 यानी 16, 16 8 24 और 1 25, यानी कौन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के क्या होगा, तो एकदम क्या होगा रे बाबू इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल, यानी कि एक होगा समान। क्या होगा समान। देखो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो 38, पहुंच गए रे 38, टेंशन मत लेना खत्म भी करेंगे इसको। कहता है प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ये दूरी का मात्रक है, बड़ी पूछ तो लगता है कि वर्ष लग गया ना तो इस समय के मात्रक हो गया होगा, लेकिन ध्यान देना प्रकाश वर्ष कुछ के मात्रक है दूरी का मात्रक है। कहता है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। बाबू एमीटर हमेशा कहां लगता है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में लगेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर कहां गया ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। कहता है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक मान होता है। देखो अगर हम कोई चीज को गर्म करें और उसका प्रतिरोध बढ़े तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर हम प्रकाश वर्ष को हम अगर कोई चीज को गर्म करें और उसका प्रतिरोध क्या हो घटे तो उसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन, और गर्म करे प्रतिरोध में कोई चेंजिंग ही ना आए तो उसको बोलते हैं जीरो डेविएशन। तो देखो रे बाबू अगर हम अर्धचालक को क्या करेंगे, अर्धचालक को हम गर्म करेंगे तो इसका अर्धचालक को जब हम ताप को बढ़ावेंगे टेम्परेचर को बढ़ावेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसका मतलब है ये ऋणात्मक है। क्या है इसके से कैसा संबंधित है निगेटिव डेविएशन से संबंधित है। चलो नेक्स्ट। कहता यदि साइक्लोट्रॉन को में आवेशित कण का आवर्तकाल टी है तो महत्तम चाल भी हो तो देख रहे बाबू टी और भी के कोई संबंध है ना, ऑप्शन में जबरदस्ती कुछ ना कुछ दे ही दिया इसे बना करके, टी और भी के बीच में कोई संबंध नहीं है, माने आवर्त काल है जो वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसका ऑप्शन ही सही नहीं है। चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है वन डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है।
बताओ बॉन्ड डी ग्राफ जनरेटर से क्या उत्पन्न करते हैं? तो तू बोलेगा कि बॉन्ड डी ग्राफ जनरेटर से केवल हम उच्च वोल्टेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उच्च वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर बॉल। चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? बताओ बाबू, प्रकाश स्रोत और पर्दा की चौड़ाई को हम क्या करें? बढ़ा दें, तेकर फ्रिंज जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो क्या होगा रे बाबू? तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखो जी। कहता है रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 45। कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है? पढ़ा होगा बचपन से, वेदन क्षमता गामा के अधिक होता है। ऑप्शन में देखो गामा कहां दिखाई दे रहा है? चलो ऑप्शन नंबर सी में। कहता है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? देखो बाबू, कल के वीडियो में सॉल्व किए थे। टीवी प्रसारण में कितना से कितना उपयोग करते हैं? 30 हर्ट्ज से लेकर के 300 मेगा हर्ट्ज तक। मेगा वाला ऑप्शन होगा जी, ये नहीं, मेगा वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी। चलो नेक्स्ट। कहता है किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करता है बाबू? प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, कि प्रिज्म तू किस पदार्थ के बना के रख ले है, इस पर निर्भर करता है। चलो आगे। कहता है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। बताओ लेजर के लिए क्या जरूरत है? उच्च ताप, अर्धचालक, उच्च दाब, न रे बाबू संख्या परिवर्तन। क्या जरूरी है लेजर के लिए? संख्या परिवर्तन। कहता प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो देखो बाबू, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, काय की ध्रुवन पोलराइजेशन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 50। देखो 50 पहुंच गए। एक रेडियो समस्थानी की अर्धायु 5 दिन है तो 20 दिनों के बाद के लिए नाभिक में अविघटित अंश होगा। बाबू अर्धायु काल, अगर ये दिन हो गया 4 गुना, बस सीधे तू होकर कर देना स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना? 16। यानी ऑप्शन में देखो कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। चलो नेक्स्ट की ओर। कहता है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस रूप से प्रक्रम के द्वारा होता? अरे बताओ बाबू, देख कह रहा है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात होता है बाबू 10 के पावर 39। चलो नेक्स्ट। कहता है दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों को इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। चलो देखो क्या कह रहा है बाबू कि Q आवेश को मिलाने वाली, अब देखो मान के चलो कोई आवेश है Q, यहां पर भी Q। कहता है कि दोनों बड़का Q कह रहा था, बड़ा Q कह दिए। क्या कह रहा है बाबू? बड़का Q। दोनों के बीच में ही हम क्या कर रहे हैं? कोई छोटा है छोटा Q आवेश रखे हैं, तो पूछता है कि छोटा Q का मान क्या रखे? छोटा Q का मान क्या रखे कि संतुलन में रह जाए? तो बताओ ये दोनों प्लस प्लस है, तो यहाँ पर जो आवेश रखेंगे वो माइनस में रखेंगे ना, ताकि E प्लस माइनस में आकर्षण लगेगा तो इसको भी अपनी ओर खींचेगा, E अपनी ओर खींचेगा। बताओ दोनों से अगर समान बल लगा दे तो कनु खींचा के जाएगा, बीच में ही स्थिर रहेगा कि ना? यानी कि एक काम करना है कि समान बल लगा देना है। तो देखो रे बाबू कि अगर कोई E आवेश में नहीं रहता तो लगता Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बताओ ये मध्य बिंदु पर लगा दिए हैं तो ये वाला दूरी हो गया R/2 और ये वाला दूरी भी कितना हो गया? R/2। तो जब दूरी हो गया आधा, दूरी का हो गया आधा, तो बताओ कि अगर ये आवेश को क्या करेंगे? आप आवेश निकालने जाएंगे तो F बराबर निकालेंगे तो Q इंटू Q अपॉन R के जगह क्या करेंगे? R/2 का स्क्वायर। बताओ R स्क्वायर तो यहाँ पर ही रहेगा बाबू, Q इंटू Q, R स्क्वायर तो रहेगा लेकिन ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। अभी 4 को कैंसिल करेला, Q का जो मनवा है वो हमको Q/4 करे पड़ेगा कि ना? यानी कि देखो कि माइनस में चाहिए हमको Q/4। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा जो ध्रुव स्थिर साम्य अवस्था की स्थिति में रहे? क्या बोल रहा है बाबू? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं क्षेत्र E के बीच कितना कोण बनेगा रे बाबू? π/2। चलो नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि है, यानी वेक्टर चुनना है कि कौन वेक्टर है। तो देखो विद्युत फ्लक्स नहीं है, विद्युत गतिज ऊर्जा नहीं है, विभव नहीं है। देखो बाबू विद्युत तीव्रता है, एक रे दूसरा भाषा में ऐसे लिखता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताओ रे बाबू विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है कि ना, यानी कि विद्युत तीव्रता कैसी राशि हो गई, सदिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है दो तरंगे y1 बराबर 4 sin ओमेगा टी, y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण का आयाम होगा। अब देखो रे बाबू y बराबर जानते हैं a sin ओमेगा टी, मतलब ये क्या है, एम्पलीट्यूड, यानी पहिलका में a का मान दिले है 4, दूसरा में a का मान दिले है 3। अब बताओ दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जो महत्तम परिमाण देगा वो कितना देगा, 5 देगा। क्या देगा, 5। चलो नेक्स्ट। कहता परिनालिका के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होगा। बताओ बाबू परिनालिका के ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, b²/2 म्यू नॉट। कहता जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में प्रवाहित हो रही हो तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होगा। ये भी बता चुके हैं, देख लो फॉर्मूला पर, इसको सोल्व करके दिखा रहे हैं। बताओ बाबू 0.1 सेकेंड मतलब टाइम कितना दिया है, 0.1 सेकेंड। 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गया, कितना हो गया, यानी कि देखो निकालते हैं डी आई, तो डी I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, तो I2 माइनस I1 निकालेंगे मतलब क्या निकलेगा रे बाबू, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब 3 एम्पियर, कितना आएगा, 3 एम्पियर। अब बताओ स्वप्रेरक इंडक्शन पढ़ा होगा फॉर्मूला रे बाबू, क्या पढ़े, V बराबर L DI अपॉन DT। तो बताओ वोल्टेज का मान अभी दे दिया है 50, L का मान तुमसे पूछ रहा है, DI का मान दे दिया, DI 3, dt का मान दे दिया 0.1 पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितना आएगा, 30। देखो रे बाबू क्या कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, L बराबर कितना आ गया, 5/3, 5/3 मतलब 1.67 का ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलो नेक्स्ट। कहता है द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, यानी कि बताओ पढ़ा होगा कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, तो ड्यूअल नेचर की अवधारणा कौन दिया था, तो हाइजेंस ने दिए थे। कौन दिए थे बाबू, हाइजेंस ने। कहता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। बताओ फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत संयंत्र क्या है, तो एक ऑप्शन नंबर हो गया डी, आपतित की प्रकाश की आवृत्ति से। किससे, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। चलो नेक्स्ट। कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। बताओ तरंगदैर्घ्य केकर अधिक होता है, लाल रंग के, कम किसका होता है, बैगनी का। चलो आगे। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। बताओ बाबू नाभिक कोची के बना रहता है, तो तुम खुद बोलेगा कि नाभिक के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो नेक्स्ट। कहता है केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होगा। बताओ धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा एवं धारा के बीच कालांतर कितना होगा रे बाबू, धारा वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होगा, तो अगर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट। कहता है निम्नलिखित में से किसी वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा, यानी तरंगदैर्घ्य केकर न्यूनतम होगा रे बाबू, समझ लो, जिसकी वेधन क्षमता होगी अधिक। वेधन क्षमता मतलब किसी को छेद करके पार करने की क्षमता। बताओ तरंगदैर्घ्य जेकर ज्यादा होगा, तरंगदैर्घ्य का होगा ज्यादा होगा, और एक के तरंगदैर्घ्य कम रहेगा, तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा, यानी कि जो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका वेधन क्षमता ज्यादा। तो वेधन क्षमता ज्यादा किसका होता है, गामा के, इसका मतलब गामा का तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है। चलो नेक्स्ट। कहता है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस संपर्क में है, तो इन्हें संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। बताओ रे बाबू डायोप्टर में संयोजन की क्षमता निकालने का फॉर्मूला तब पढ़ा होगा, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। देखो तो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल, तो f1 बराबर प्लस में 40
प्लस में 40, 20 सेंटीमीटर का आवृत्ति यानी F2 बराबर क्या हो गया -20। P बराबर 1/F करेंगे ना बाबू, तो 1/F करके इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा 2.5 डायोप्टर। कितना आएगा, माइनस में 2.5 डायोप्टर। चलो नेक्स्ट। कहता है व्यतिकरण की घटना का कारण है। बताओ व्यतिकरण की घटना काहे घटित होता है, तब फेज डिफरेंस के कारण। फेज डिफरेंस बोले मतलब क्या बाबू, कलांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। बताओ रे बाबू, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न कराना है तो किसको उपयोग करेंगे, निकोल प्रिज्म। किसको उपयोग करेंगे, निकोल प्रिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट। बताओ किसका सिंबल है, देख के बताओ। कहता है किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है रे बाबू, डायोड का। किसका है, डायोड का। कहता है ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होता है। बड्डी व फिजिक्स में पढ़ा होगा। जब जब गुणांक आ जाए मतलब दूगो का रेशियो होगा, तो दूगो का रेशियो होगा तो अगर कोई मात्रक होगा, दोनों आपस में ही कट करके मात्रक मात्रक हो गया कैंसिल। यानी क्वेश्चन अब नेक्स्ट की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है। तर्क द्वार लिख लिया रे बाबू, क्या लिख लिया है। कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसको कहते हैं, नैंड गेट को। किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, नैंड गेट को। कहता है UHF आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचारित होती है। बताओ रे बाबू, UHF का पूरा नाम कुछ ही है। UHF का पूरा नाम क्या है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। का नाम है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के कहा उपयोग करेंगे, भू तरंगे में, आकाश तरंगे में, सतह तरंगे में, अंतरिक्षीय तरंगे में। कहा उपयोग करेंगे रे बाबू, अंतरिक्षीय तरंगे में। इस प्रकार से आज आप लोग का 70 क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख करके आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। आप अपने कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। चलिए, जय हिंद।